ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकांक सदिश, ठीक है, इंग्लिश में इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इंग्लिश में लिख लो यूनिट वेक्टर, ये वर्ड इस्तेमाल होगा आगे चलकर। यूनिट वेक्टर लिखो। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। जिसका मापांक इकाई होता है। इकाई के सामने छोटा सा ब्रैकेट लगा के वन लिखना, ठीक है। इकाई को हम लोग वन बोलते हैं। जिसका मापांक इकाई होता है। ठीक है, ठीक है, जिसका मापांक इकाई होता है इसे एकक सदिश भी कहते हैं। अब हम ये वाले एक्सिस को आई के लेके चलते हैं, इसको मैं जी के लेके चलता हूँ, इसको मैं के लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ इस वाले एक्सिस में जो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। आई के कहाँ तक चलते हैं मैं मान के चलता हूँ ये वाला जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले एक्सिस में मान के चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो जे कैप दिख रहा है ये कितना सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मतलब कि ये वाला सदिश इस एक्सिस में 2 सेंटीमीटर तक चला है, ये वाला सदिश इस एक्सिस में कितना है 3 सेंटीमीटर तक चला है, और ये वाला एक्सिस जो है इस एक्सिस में मान के चलिए 2 सेंटीमीटर तक चला है, ठीक है। सभी का मान है आपके पास, ठीक। अब ध्यान देना ये वाला जो आपको सदिश दिख रहा है ना सभी का आपके पास वैल्यू है पूरा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एक टोटल इसका कंप्लीट जितना दिख रहा है ना आपको आई के जे के ठीक है, मैं मान के चलता हूँ टोटल मेरे पास जो कुल सदिश का दिख रहा है ए है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए वेक्टर है, ए वेक्टर के लिए मेरे पास 3 सदिश हैं, तीनों सदिश के मेरे पास मैं मान रखूँगा। मान रखने के लिए हम लोग मैक्सिमम जो मान निकालते हैं क्या करते हैं सभी सदिश को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं ना, ठीक है। और मिनिमम मान के लिए बात करते हैं तो माइनस करते हैं। मैक्सिमम मान की बात करें यहाँ पर कितना हो जाएगा ये मान के चलिए सबसे पहला 3 आई कैप मान के चलते हैं इसको प्लस ये वाला एक्सिस है जे कैप में तो 2 जे कैप है प्लस उसके बाद क्या है के है, ठीक है, तो के है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है जब भी हम बात करते हैं ए कैप के बारे में, ठीक है, तो सदिश होता क्या है, ठीक है। मैंने सदिश का जब डेफिनेशन लिखा था क्या लिखा था डेफिनेशन में, सदिश क्या होता है जिसमें दिशा और परिणाम जरूर है। तो जब भी हम ए वेक्टर की बात करते हैं बेटा और इस सदिश की बात करते हैं ना तो सबसे पहली चीज होती है बेटा आपके लिए दिशा का होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये वाला जो आपको मान दिख रहा है ये एक वेक्टर का मान है, ठीक है। 3 आई के प्लस 2 जे बराबर 2 जे कैप है फिर के कैप है, ठीक है। अब इसमें दिशा और परिणाम बोलते हैं ना तो जब परिणाम की बात करते हैं, ठीक है, उसी को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मापांक कहते हैं, ठीक है। तो जब मापांक की बात करते हैं ना तो इसका मापांक होता है बेटा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं इसके मापांक के लिए इसका भी फार्मूला क्या होता है रूट ओवर, ठीक है। आप जितना दिख रहा है ना ये वाला आपको जितना सदिश दिख रहा है, ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे स्क्वायर में होंगे, जैसे कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम सदिश को सॉल्व करना शुरू करते हैं ये सारे के सारे करके हट जाते हैं साथ में लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना निकल जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9 ये 9 हो गया, ये 4 हो गया प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 19 प्लस 3 13 13 प्लस 4 7, ठीक है। तो ये क्या निकल गया इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। तो जब हम एकांक सदिश की बात करते हैं एकांक सदिश के अंतर्गत क्या होता है बेटा एकांक सदिश, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर में सबसे पहली चीज होती है ए वेक्टर का मान, ठीक है, जो कि ऊपर में रहेगा इसी को हम लोग डायरेक्शन के लिए मान बोलते हैं, और दूसरा नीचे में क्या रहता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब भी एकांक सदिश की बात करना एकांक सदिश कैसे निकलता है एकांक सदिश के लिए सबसे पहले आप ऊपर में ए वेक्टर का मान लेंगे, इन सभी को प्लस करने के बाद जो बन जाएगा वो, और नीचे में फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देखिए मैग्नीट्यूड इनका एकांक सदिश सभी का रूट ओवर करके
स्क्वायर करना है फिर आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये फार्मूला की फॉर्म नहीं बता हमने तो और भी निकलेगा, इसलिए हम वैल्यू लेकर बताएं यहाँ। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं तो ये बनता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको यूनिट वेक्टर का मान पूछा जाए आप ऊपर में पूरे काम से दूसरी दे रहा है उसका मान रखोगे, फिर डायरेक्ट इसका क्या रखोगे मैग्नीट्यूड रखोगे, आंसर निकल जाएगा। अभी आप दो एग्जाम्पल करेंगे इसमें पूरा समझ में आएगा कि किस टाइप का बनता है। कहाँ से पता है काम से दिस कैसे निकलता है, फार्मूले से अच्छे से पता है। क्या निकलेगा, सबसे पहले आपको इसका मान पता होना चाहिए, बटे में इसका मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका और इसका वैल्यू निकालोगे, इसको यहाँ पे पुट करोगे, काम से निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ इसका वैल्यू भी है, हाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो एकांक से दिस आप एकांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एकांक से दिस निकालना है, तो यहाँ पर आपको पता ही है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को क्या करोगे वैल्यू रखो इसका। क्या क्या रखेंगे यहाँ पर ध्यान देना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, चलो यहीं से प्लस करो कि पहले लिखूं पूरा मान, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, आई क्या है प्लस जे क्या है माइनस के प्लस बी आई क्या है प्लस जे क्या है माइनस। चलो अब प्लस, यहाँ पे प्लस के साइन दिए हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस का रहेगा तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट प्लस करो। चलो यहाँ पे 3 आई के है, यहाँ पे 1 आई के है, कितना हो गया 4 आई है, 4 आई। ठीक है, प्लस 2 जे के है प्लस जे के है, कितना हो गया 3 जे। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस दिए हुए, यहाँ भी माइनस दिए हुए, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, लेकिन प्लस का माइनस का साइन रह जाएगा, तो कितना हो गया 2। ठीक है, ये निकल गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, निकल गया ना। ठीक है, फिर आपको क्या निकल गया बेटा, दोनों सदिश का मान। ठीक है, अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए भी पता है आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर के लिए फिर से काम करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो अब आपको यहाँ से तो वैल्यू पता ही है, यहाँ से पता है ना, ऊपर आ जाएंगे क्या नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट यहीं पे पुट करो। ठीक है, क्या होगा, चलो वर्गमूल फिर 4 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक, यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे प्लस प्लस है, लिखोगे अंदर में। -2 का ऐसा होगा। ठीक है, माइनस को बाहर खुला मत छोड़ना, संग्रहित कर देगा। ठीक है, चलो आप यहाँ पे इसको रोकना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर कोई भी चीज़ है जिसका अंदर में क्या हो माइनस में वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, और उसका पावर क्या हो बेटा इवन नंबर हो, सम संख्या हो। ठीक है, तो जब बाहर निकलता है तो किसमें निकलता है पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है। ठीक है, प्लस के फॉर्म में निकलता है। ठीक, कब की कंडीशन में, सिर्फ सम संख्या की कंडीशन में। ठीक है, विषम संख्या होगा तो माइनस में। चलो प्लस करें, 2 का वेक्टर कितना हो गया, चलो प्लस करो, इसको पूरा निकालो, वैल्यू कितना आ रहा है 16 प्लस 4 20 प्लस 29 हो गया, वो कि नहीं है ना। यहाँ पर ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, एकांक सदिश से आपको नहीं बोलेंगे, तो एकांक सदिश से आप जानते हो, आप लिख सकते हो, हम जानते हैं एकांक सदिश लिख सकते हो ना, ऐसे नहीं जानते हैं। इसको इसको रूट को हटा सकते हैं, बस इसके लिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल केस है। यहाँ पर वर्गमूल को हटा के वैल्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इतना आसान नहीं होता है। वर्गमूल के लिए आपको पीछे चार्ट दिया होगा, अगर चार्ट रख सकते हो तो ठीक है, तो क्या निकलेगा। देखो कुछ हद तक मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे कि √2 का होता है आपका 1.414 है। ठीक है, √3 का होता है 1.70 है। इसका ट्रिग्नोमेट्री में बस पता था, और √4 का आपको पता ही है। ठीक है, और √5 की बात करें यहाँ पे ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, √6 की बात करेंगे ये हो जाते हैं 2.64 के आसपास होगा इसका वैल्यू, और √7 को मुझे नहीं पता, सीधा √10 में आते हैं। ठीक है, इसका होता है 3.6, मैं इतना ही याद करता हूँ। ठीक है, इसका याद था तो करा देता हूँ। ठीक है, नहीं किया गया, और इसका कैलकुलेटर से निकालना है, इतना दिमाग से इसलिए नहीं निकाल पाऊँगा इसके बारे में। ठीक है, कैलकुलेटर से ही निकालना है, और कैलकुलेटर एग्जाम में आप बनाते हैं। हम जानते हैं कि
एकांक सदिश, एकांक सदिश बना लो। ये तो अब तक तो समझ में आ गया होगा, आप कुछ तो नहीं करना है। हाँ। डायरेक्ट क्या पुट करोगे, ए वेक्टर, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान आपके पास है, कहाँ है, कितना, ये है। वो तो ए भी वेक्टर का है। अरे देखो मैं बता रहा हूँ अब क्या दिक्कत है, ठीक है, ये सिर्फ फार्मूला है, ठीक है, आप हमेशा फार्मूले यही लेके चलोगे, ठीक है। अब लिखना है आपको, तीसरी चीज को आपके लिए क्या हो गया, अब वेक्टर, ये सिर्फ फार्मूला है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह मान चेंज होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है भी लिख के ही आए, यहाँ पर पी क्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके लिए अगर इसकी सिमिलरिटीज में लिखना चाहता है, लिख लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मूला है, जो भी लिख पाए ना, ठीक है, सिर्फ फार्मूला है, वो याद रखो। अब इसका मान तो आपको पता ही है कि नहीं, तो ऊपर वैल्यू पुट करो, पूरा कितना है 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन, ठीक है, इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल चुका है आपको, ये आसान है मेरे हिसाब से, ऐसा भी नहीं कि सॉल्व कर पड़े सामने, हाँ, आसान है। इसके बाद करना तो बार बार पहले निकाल दिया है, तो 2 नंबर में आता है तो ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम। किसको नहीं, इतना आगे नहीं जाना है अपना, बहुत बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, मान के चलिए ये यहाँ पर कितना आता, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मान के चलिए कितना आता बेटा, लिख सकता हूँ बेटा आपको 3 into 100 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, अब क्या √100 है, √100 क्या हो जाता है 10 का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, तो रूट के बाहर आएगा तो इसमें ऐसे नहीं लग सकता, ये रूट लिख सकते हो ना, 100 √100 मतलब क्या हो गया, √100 है मतलब 10 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो 10 का बाहर निकालोगे तो और 80 बाहर निकलेगा तो कितना हो गया 10√3। अब √3 का आपको मान पता है, √3 का मान कितना है 10 into 1.7, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। एग्जाम में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, होता क्या है, एग्जाम में मान लीजिए आपको डायरेक्ट दे दिया, ऊपर में लिखा हुआ √3 का वैल्यू इतना है, ऐसे करके तब तो कितना भी ज़्यादा हो तुमको पुट करके सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम में मान लीजिए हाँ क्लियर रहेगा तो उतारना पड़ेगा, तब भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, इतना तो मेहनत करोगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, लिखना चाहो तो इसका भी ऐसा मान लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक के माइनस में दिया और अगर एक के प्लस और एक के माइनस के रहता तो कट 0 हो जाता है, ठीक है, अच्छा डाउट है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे एक केस आ, ठीक है, यहाँ पे क्या है मतलब माइनस एक जगह प्लस नहीं होता, एक जगह माइनस नहीं होता, ठीक है, तो क्या हो जाता है माइनस प्लस 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप लोग 0 क्या क्या लिखते हैं प्लस, जो वैल्यू है यहाँ पे देख लेना 4i क्या लिखते हैं प्लस z, ठीक है। आगे जब स्टेप में सॉल्व करते हैं ना तो 0 के आपका तो कोई काम ही नहीं है, 0 हो गया मतलब 0, तो क्या हो गया सिर्फ इतना ही आता है 4i के प्लस z, यहाँ पे आंसर पुट कर देते हैं, इसी पे इतना आंसर पुट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते तो दोनों नहीं निकालते बस, तो चेक करते हैं माइनस 0.2, ठीक है। अब देखो जब भी हम लोग एकांक सदिश की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला चीज दिया होता है ए का मान जो दिया हुआ है किसका है, वेक्टर का मान है, ठीक है। अब जब एकांक सदिश की बात करते हैं आप हमेशा याद रखना, एकांक सदिश का जब आपका मान निकलेगा तो हमेशा किससे निकलेगा, मापांक से निकलेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड से निकलेगा। यहाँ पर आपको ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा √, जैसे निकालते हो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो एक्स वाई जेड लिख सकते हो, जो आपको डायग्राम को पता करेगा, अगर किया हुआ डायग्राम को फॉर्म तो नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू करेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा x² प्लस कितना है 0.5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 0.5, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो आप क्या बोलते हैं ए एकांक सदिश, जब थ्योरी लिख रहे थे तो मैंने लिखवाया था इकाई की जगह ब्रैकेट में लिखवा, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, लिखे हो ना। तो जब एकांक सदिश की बात करते हैं बेटा तो उस कंडीशन में इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर एकांक सदिश की बात करेंगे इसका मान 1 होगा, और जब भी आपको कोई एक चर राशि दिया
तो आप इसी कंडीशन से ही निकालोगे, ठीक है। उस कंडीशन में आपको ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को या फिर मापांक जो ए वेक्टर दिया है इसको 1 लेके ही चलना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके 1 लेके चलेंगे ना, एक तरफ कोई राशि मिल जाएगी, दूसरी तरफ सॉल्व करो तो आसानी से आपको x का मान मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर 0.5 पर कितना होता है, कितना होता है? अरे नहीं आपने समझ में कैसे कर लो, चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ सर बता रहे नहीं चल कैसे चलेगा? ठीक है सर ठीक है तो कैसे होगा सर? नहीं सर यही ठीक है। चलो चलो ज़्यादा हम लोग बाहर छोटा करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है ना, ठीक है। हाँ 5 का स्क्वायर लेके चलो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। यहाँ पर जब 5 का स्क्वायर करते हैं ना, दो चीज़ें ध्यान देना, अगर यहाँ पर 0.5 मतलब कितना होगा 0.5 इंटू 0.5 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, ठीक है। दोनों का एकदम सिंपल मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना कितना होता है वैसे ही करो 5/10 इंटू 5/10। यहाँ पर पॉइंट देखना इकाई को पीछे से सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर कितना होता है पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो नीचे में 1 के बाद 0 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड वहाँ पे 2 अंक रहता था तो दो डबल लिख। उसी को वो पूछ रही थी आप। हाँ। 2 अंक रहता तो 2, इसको कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। अब इसका मान कैसे निकालोगे, चलो ऊपर में 0 लेते जाओ 1, फिर 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 लेते जाओ, 1 0 लेंगे कितना हो गया 10 बन गया, 4 से डिवाइड 0 1 कितना हो गया 4 2 जा 8 हो गया, फिर 2 बचा ना, 2 बचा फिर 0 लिए कितना हो गया 4 5 जा 20 आ गया, ठीक है 0 1। चलो अब इसको यहाँ पर जो मान आया है इसी के 0.0। अरे तो बोल यहाँ पर फिर डायरेक्ट लिखता, फिर ये चीज पूछते मेरे को समझाना पड़ता ना, इसी वजह से आपके आप ध्यान देना। यहाँ पर जब 0.2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0.4 0.0 नहीं होगा डबल दिया हुआ ना, यही अंतर है दोनों चीजों को समझने में, थोड़ा भी गलती की है न्यूमेरिकल गलत, ठीक है। यहाँ पर जब भी स्क्वायर के फॉर्म में आता है 0.5 के फॉर्म में 0.2 के फॉर्म में, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है ना, स्क्वायर करोगे पॉइंट का कितना चीज लिखोगे 2 चीज लिखोगे, यहाँ पे 2 चीज लिखाऊंगे नहीं लिखाऊंगा 0.5 का 0.25 0.2 का कितना हो जाएगा बेटा 0.04 सॉल्व कर देंगे, ऐसे सॉल्व कर ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा, ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर चीज के पहले यहाँ पर हाँ तो पॉइंट कैसे लिखोगे, पॉइंट वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट बस आना पड़ेगा ना, इसको 0 लगाना, ठीक है। इसका वैल्यू है, ठीक है 0.0 को हटा दोगे तो 0.25 नहीं पड़ेगा एग्जाम्पल, इसको क्या पड़ेगा 25 पॉइंट लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ चलो एक प्रकार सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर लिखो, इन दोनों को ऐड करो, चलो कितना हो जाएगा 0.8 करना आता है, ऐसा ऐड करना है फिर 0.04, चलो इसको 5 + 4 9 0.29 लिख सकता हूँ वैसा, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, इधर रूट लगाए ना बेटा, इस रूट को इधर ट्रांसफर करो, ठीक है, इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो 1 का रूट क्या लिखे 1, इधर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 0.29, चलो x स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.29, इधर प्लस में ना वही उधर जाके माइनस में, चलो इन दोनों को घटाओगे कैसे ये भी सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 चले जाएगा ना, 1 जाएगा कितना हो जाएगा 10 1, चलो फिर यहाँ पे कितना बच गया, वहाँ पे क्या बोलते हैं 8 9 बचेगा। हाँ चलो हाँ 9 बचेगा सर, 9 बचेगा सर, घटाने आते नहीं, ऐसे ही घटाने हैं, ठीक है। 9 - 2 9 - 2 क्या बोलते हैं हो गया, अब यहाँ पे 1 नहीं करना 0.7 आंसर आ गया, ठीक है। ये दिक्कत होता है, समझ नहीं नहीं
हाँ अब आएगा ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.7। आप एक्स का मान देगा तो आप क्या लिखोगे √0.7। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होती है, घटाना जोड़ना ये सीखना पड़ेगा। सर वहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं ना, रूम को इधर एक में डाल सकते हैं। इसमें वो आप डायरेक्ट किया उसको वही से मैंने यहाँ पे वहाँ उसको वो आप रूट को हटा के हाँ direct लिख रूट क्या दो। होगा, इधर √1 लिखोगे, एक स्टेप एक ही मतलब है, √1 लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ। ठीक है, 1 का ना बाद कोई में देख स्क्वायर। लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लिख लेंगे क्या है। हाँ नहीं चलो ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर वहाँ भी तो रखना है। हाँ हाँ। एक पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं रखना। हम लोग लिख लेंगे सर। लिख लोगे ना, रूट का ही होता है। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 90% का गलत बनेगा। ऐसे क्यों गलत बनेगा, इसीलिए तो करा रहा हूँ कि सही बने। हो गया। अब एक नेक्स्ट टेलीग्राफ शून्य सदिश, जिसको बोलते हैं बेटा जीरो वेक्टर। चलो इसका थ्योरी भी मतलब चलो देखो, शून्य सदिश ऐसा सदिश है, शून्य सदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका परिमाण शून्य होता है। परिमाण शून्य होता है। इस सदिश के पुच्छ और शीर्ष संपाती होते हैं। इसका मीनिंग समझाना होना क्या है। इस सदिश के पुच्छ और शीर्ष संपाती होते हैं। इस सदिश के पुच्छ और शीर्ष संपाती होते हैं। अभी कुछ उच्च समझ में आ रहा होगा ना, उसके बाद क्या कुछ अरे एयरटेल पढ़े हो, एयरटेल पास करते हैं, थेड आया टेल आया, सीखे तब तो शीर्ष होते हैं ना, वो चीज है। कुछ को टेल बोलते हैं हम कुछ कुछ के बाद और कुछ। शीर्ष संपाती होते हैं। सर सदिश के कुछ के बाद वो कुछ आएगा। नहीं, इस सदिश के पुच्छ और शीर्ष संपाती होते हैं। कुछ कुछ सर ये कहाँ इंग्लिश की जुबानी उतर हाँ इसीलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश पढ़ो। ये कुछ को क्या बोलते हैं हम लोग, टैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैल। और उच्च शीर्ष को सुनी बोलते हैं टैल। ऊंचाई वाला उच्च सुनी चलो अब इसका मीनिंग हो गया ना, इसको पढ़ो, सदिश को पढ़ते कैसे हैं, ये कुछ और शीर्ष होता क्या है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगी इसको। वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके लिए जीरो होता है। मतलब कि इसी जगह पे क्या होगा बेटा, सदिश का कुछ भी रहेगा, टेल भी रहेगा और क्या होता है, हेड भी रहता है। आप वेक्टर को कैसे दर्शाते हो, यहाँ से यहाँ पर ऐसे दर्शाते हो ना वेक्टर। ठीक है, जो पिछला हिस्सा होता है बेटा इसको बोलते हैं कुछ। ठीक है, और सामने वाला हिस्से को बोलते हैं सर ये कुछ और शीर्ष के बाद क्या बोलूँ। संपाती होते हैं। संपाती होते हैं। इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं बेटा हेड। ठीक है, सामने वाले हिस्से को सर बोलते हैं, उधर को कुछ। ठीक है, तो ये इस साइन को पढ़ने आना चाहिए। पीछे वाले को कुछ बोलते हैं। हिंदी में आप लोग हिंदी इंतजार करते हैं, इसलिए कुछ और शीर्ष बता दो, नहीं तो फिर टेल और हेड पढ़ते हैं। ठीक है, सामने वाले को हेड, शीर्ष को तो ऐसे हेड याद हो जाता है। मैं तो कुछ बात नहीं बोलूँगा, दिक्कत होता है, हेड और टेल बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कैसा होता है। तो जीरो वेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, जीरो वेक्टर में इसका टेल भी इसी पॉइंट पे रहेगा और हेड भी इसी पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, सिक्के के साथ कुछ में इसका कोई मान नहीं होता है, जीरो है। क्या है इसका मान, जीरो है। ठीक है, ये ना तो इसका कोई वैल्यू निकलेगा, नहीं कोई दिशा होगी। ठीक है, इसी पॉइंट पे सब कुछ रहेगा। तो ऐसे सदिश क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य सदिश बोलते हैं। ठीक है, इसका हेड एंड टेल एक ही जगह है, इसी पॉइंट पे। तो यही कहा जाता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कभी आता है। जीरो वेक्टर में क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कैसा दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ देखो, एक इसको लिख लिया क्या, और फिर ऐसे किस लिख लेना, नीचे में छोटा सा क्वेश्चन लिखो मैं बता रहा हूँ। ऐसा सदिश लिखो क्वेश्चन, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु
ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही जगह पर हो, एक ही जगह पर हो, क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह पर हो, क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही जगह पर हो, क्या कहलाता है? यही बोल गया ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ था, स्टेट पहले दिया हुआ था शून्य सदिश दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन कब बनेगा? जब सभी सदिश का आपको डेफिनेशन पता हो। पहला शून्य सदिश दिया है, दूसरा मुक्त सदिश दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन इसका बनाना है। डी दिया हुआ है, एकांश सदिश दिया हुआ है, सी दिया हुआ है एकांश सदिश, और डी दिया हुआ है आपका समान सदिश। ऐसा लिखोगे तो आपकी करने में आसानी होगा। थ्योरी पता है क्योंकि समान सदिश पर देखो सभी का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। समान सदिश में क्या होता है? जब दोनों दोनों सदिश समान एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। एकांश सदिश ऐसा सदिश जिसका क्या हो बेटा? इकाई का मान एक हो, मतलब जिसका जिस सदिश का मान एक हो वो क्या कहलाता है? एकांश सदिश। इसका भी नहीं पता। मुक्त सदिश में क्या होता है? ये फ्री वेक्टर होते हैं, ठीक है। इसका जो होता है इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह पर, और डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, सर पेपर में आएगा तो आंसर करके दिखाऊंगी। ठीक है। और ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह पे हो तो मुक्त सदिश कहलाता है। ये वाला बताया था ना, ऐसे यहाँ पे ध्यान दें। हम लोग जब बेटा दो सदिश होते हैं, दोनों सदिश को जब ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं ये ध्यान। मैं मान के चलते हैं यहाँ पर क्या करता है? ये सदिश काम सभी यहाँ पे सदिश, ठीक है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ एक और सदिश दिया है, ठीक है। आप ध्यान दें, जब भी हम दो सदिश को ऐड करते हैं बेटा तो दो कंडीशन में ऐड करते हैं। सबसे पहले याद रखते हैं यहाँ पे जब ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहला कंडीशन होता है दो सदिश को ऐड करने के लिए पेयर टू टेन। क्या होता है? पेयर टू टेन, मतलब कि कुछ से कुछ को ऐड करना, ठीक है। हिंदी में ही बोलते हैं ना आप लोग, कुछ से कुछ को ऐड करना। तो देखो यहाँ पर ये दो सदिश दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? मैंने अभी बताया इसको सदिश को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके सदिश में ट्रांसफर करते हैं? मुक्त सदिश के नियम से ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्या होगा? इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे ला दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ाऊंगा इसी लाइन में तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसको ऐसा करो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये यहाँ से मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? आगे चला जाएगा ना, ऐसा जाएगा। हो गया ना? तो देखो ये दोनों के दोनों एक पॉइंट है कि नहीं? जिसको मतलब कुछ कुछ बोल रहे हैं ना, यही चीज़ है, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा? दोनों के दोनों टेल है, टेल है ना, तो वही है। तो जो सदिश को ऐड करते हैं तो किससे ऐड करते हैं? टेल प्लस टेल, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आप यही रूल प्रेफर करें, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कौन सा रूल प्रेफर करोगे बेटा? यही रूल मैक्सिमम टाइम प्रेफर का मतलब होता है बेटा चयन करना, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम क्या होता है? यहाँ पर हम सदिश को हेड टू हेड भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं? हेड टू मतलब कि सिर से शीर्ष, ठीक है। और इसको कब टाइम प्रेफर करते हैं? अब ध्यान देना, यहाँ पर ये वही सदिश है ना, ऐसा ध्यान देना। ये एक यहाँ पे क्या लिखा था ना, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको मैं हेड टू हेड कैसे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये सदिश ऐसा ही दिख रहा है। मुक्त सदिश क्या होता है? कभी भी इसका डायरेक्शन मत चेंज करो, लेकिन क्या होता है इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो ना, यही बोलता है मुक्त सदिश का नियम। देखो अब मैं इसको क्या करूँ बेटा? ऊपर के बजाय नीचे की तरफ, ये ध्यान ऊपर के नीचे खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नीचे खींचूंगा तो ध्यान देने के बाद सदिश ट्रांसफर यहाँ पे आएगा ना, आ गया ना, ठीक है। तो ये सदिश ट्रांसफर यहाँ पे आ गया ना, ये भी क्या हो गया? सिर से ऐड हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब टेल टू टेल मिलाते हैं तब यहाँ पर क्या एंगल बनता है, और हेड टू हेड बनाते हैं तब यहाँ पर क्या बनता है? ठीक एंगल बनता है। तो दोनों तरह से आप सदिश को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, और दोनों का मान हमेशा कैसे ऐसे यहाँ से ठीक है। अभी समझ आया कि भक्ति क्या होती है?
ठीक है, तो इसके सामने आप बनाना चाहो तो इस टाइप का डायग्राम बना सकते हो। पहले इस टाइप का बनाना, पहले वाले डायग्राम में ऐसा बना लेना, कैसे जैसे समझने के लिए आसान हो ऐसा। कैसे बनाओगे? ऐसा, फिर इसको ऐसा कर लेंगे, फिर ट्रांसफर करके बना लेंगे इसे। फिर वेक्टर लेके आएगा बी वेक्टर, जब दोनों को आगे शिफ्ट करेंगे कैसा बनेगा डायग्राम? ऐसा बनेगा, ये भी वेक्टर का बन जाएगा और ये किसका बनेगा? पहले कंडीशन के लिए डायग्राम समझ में आया? तेल से डायरेक्ट नहीं हो रही, देखो यहाँ पे एक मतलब पूंछ से पूंछ को मिला दिए, ठीक है। और जब हेड टू हेड के लिए कंडीशन आएगा तो उससे दो भी सेम डायग्राम बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? ऐसा, ये मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ ऊपर वाले में बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको क्या किया, नीचे की तरफ ट्रांसफर किया, नीचे की तरफ ट्रांसफर किया तो ये ऐसा, ठीक है, और उसको नीचे ऐसे ट्रांसफर किया तो ऐसा मिल जाएगा। ये चलो आया समझ में, ठीक है। ये शीर्ष को शीर्ष को भी मिला सकते हो। पहले तो पहला कंडीशन टेल टू टेल मैक्सिमम टाइम आप यही रूल प्रिफर करोगे, ठीक है। जिस भी स्थिति को सॉल्व करना हो यही रूल सबसे पहले प्रिफर करोगे। कुछ केसेस में आप हेड टू हेड प्रिफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं आता है, दोनों नियम से अगर करोगे दोनों नियम से आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये आंसर कैसे सेम आता है ये भी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से एक आप दो एग्जाम्पल कराएंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये समझ में आएगा, एकदम आसान भाषा में है। नेम ज्वाइन हेड टोटल, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना तो हिंदी बोल देता हूँ इसको, कभी भी शीर्ष और उच्च को नहीं जोड़ना है, ऐसा हिंदी में लिखना है। अगर ये वर्डिंग समझ में आता है तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ इंग्लिश में प्रिफर किया करो, ज़्यादा बेस्ट है। नेवर ज्वाइन, नेवर मतलब कभी भी हेड और टेल को नहीं जोड़ना है, ठीक है, ये नियम कहता है, ठीक है। हेड और टेल को मतलब समझ रहे हो? ये देखो ऐसा, यहाँ पर ये शीर्ष दिया हुआ है, मान लीजिए ये सदिश है, ये क्या है? बी सदिश, बी सदिश। तो इन दोनों को कभी ऐड नहीं करना है, ऐसा कभी ऐड नहीं करोगे। देखो यहाँ पर इसको अगर ऐड करेंगे कैसे ऐड करेंगे? ऐसा भी ऐड हो, ऐसा बोल रहे ऐसा, ठीक है। ये क्या है? बी ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ऐसा ऐड नहीं करोगे, ऐसा ऐड करोगे गलत है, ठीक है। कभी भी हेड और टेल को एक साथ ऐड नहीं करना। देखो यहाँ पे ये हेड है इसका, ये क्या है? टेल है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको ट्रांसफर करोगे, या तो इसको इधर बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बढ़ेगा कि नहीं आगे, ठीक है। तो टेल टू टेल हो जाएगा, या तो इसको पीछे खींचोगे नहीं ऐसा है, अभी सिखाना ये ऐसा, ठीक है। फिर जो एंगल आएगा कभी भी ऐसा ऐड नहीं करोगे, नेवर ज्वाइन, ठीक है। नेवर ज्वाइन हेड टू टेल, हेड मतलब शीर्ष और उच्च को कभी भी ऐड नहीं करना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? एक शॉर्टर एकदम, मतलब कि इसको मैं भी लिखवा देना, शॉर्टर मतलब कि हमेशा आपको छोटा कोण ही लेना है। क्या लोगे? हमेशा छोटा कोण ही लेना है। नियम लिखो, ये सारे रूल को मतलब मैं अभी समझाऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। ऑलवेज शॉर्टर एंगल मतलब कि हमेशा छोटा कोण ही लेना है। अगर ये वर्डिंग समझ में आता है, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं चाहूँगा इसी लैंग्वेज में तो भाषा है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये ग्रेटर देन का साइन बिटवीन साइन लैंग्वेज बोलते हैं आप लोग। अभी तो इंग्लिश मीडियम से लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग साइन लैंग्वेज, और यहाँ पर ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं है, साइन लगाओगे तो एग्जाम में समझ जाता है ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। जिस तरह मुंह खुला होता है उसको ग्रेटर देन बड़ा बोलते हैं, लीजिए ना 180 डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना है, सेम चीज़ें में आ जाओ, आप ध्यान देना यहाँ पे। ये मैं आप यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, जो चार ऐसे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पर
यहाँ पर ये एंगल कितने का होना चाहिए 30 डिग्री। अब ध्यान देना, अब इसको एड करने के लिए सबसे पहले आपका अपना ये ऐसा है ठीक है। और मैंने क्या बताया, कभी भी दो एंगल को हम लोग किस तरह से करते हैं, या तो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं या तो एंड टू एंड पूरा नियम कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई दिख रहा है क्या जो इस नियम को भूल कर रहा हूँ? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सारे के सारे क्या है, ये जो ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये भी किससे है? डायरेक्ट कनेक्ट है, ये किससे है? डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आप लोग इसी को ही प्रीफर करोगे, हर एग्जाम में ऐसे ही देंगे तो बहुत कम चांस। आप चलो इसको पूरा एंगल कहाँ पर शिफ्ट करो, जैसा करते रहे थे कैसे शिफ्ट करते थे। सबसे पहले ये वाला 45 वाला अभी बताया कि वैसा ही है सेम, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा 45, ठीक है। यहाँ पर इसको शिफ्ट करो, ये कितना तो ये वाला है ना, ठीक है। और ये वाला कहाँ पे आता है नीचे, ठीक है। ये से कितना है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा, ये वाला कितना है 120 डिग्री, पूरा कंप्लीट है ना। तो देखो ये अगर 45 है, ये 45 है ना, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 45, तो बच कितना गया इधर, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री होता है टोटल, ठीक है। ये वाला कितना है, ये वाला 45 है। देखो इधर कितना बचेगा, इसको आप कीजिए, ठीक है। 120 लिखने का हमें जरूरत है, हर 120 लिखने को ऐसा करके तो गंदा हो जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ये आप कैलकुलेट करने तो आना चाहिए, बिना कैलकुलेट करके काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये पूरे यहाँ से एंगल कैसे निकालना आपको समझ में आना चाहिए। 90 डिग्री है, दर्शाने की जरूरत नहीं, हर किसी बच्चे को ये पता होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री। चलो ये निकल गया पूरा, ठीक है। आप देखना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सबका अलग अलग मैं नाम देता हूँ, सबका डिफरेंट डिफरेंट नाम देता हूँ। ये वाले को मैं बोल देता हूँ बेटा ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ सी। अगर ये भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पी क्यू आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सबके बीच का एंगल अलग अलग पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं मान क्या पूछता हूँ, सबसे पहले ए एंड बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ए एंड बी के बीच का। और ये भी नियम याद रखना कि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो तरीके हैं मेरे पास इस एंगल को निकालने के लिए, मैं वैसे निकाल सकता हूँ कभी या तो इस तरीके से घूम के यहाँ तक आपके कनेक्ट करके निकाल सकते हैं, या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो किधर से छोटा एंगल मिलेगा मेरे, ठीक है, इधर से मिलेगा ना छोटा एंगल। दूसरा नंबर का रूल लिखो, पढ़ो, क्या लिखो, ऑलवेज टेक अ शॉर्टर एंगल, लिखो नहीं, हमेशा क्या लेना है छोटा कोण लेना है, लिखो ना, ठीक है। और तीसरा रूल लिखो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज टेक अ शॉर्टर एंगल मतलब कि ये वाला तो बड़ा एंगल हो गया, तो छोटा एंगल कहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया 75 पूरा है, 85 पूरा है, 75, चलो कितना हो गया 75, ठीक है। अब चलो ए और सी के बीच का निकालो, एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाए, छोटा एंगल ही लेना है, ऐसा ये वाले को इधर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा कौन सा बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक होगा नहीं, तो निकालो कितना ये तो 45 हो गया, ये भी 45, तो ये कितना हो गया 30, तो 45 प्लस 30 कितना हो गया 75। समझ में आ रहा है अंकिता, हाँ चलो ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बी से सी, चलो ये तो बड़ा एंगल हो गया। अब बताओ भाई बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालो, किधर से छोटा एंगल निकलेगा, पूरा कैलकुलेट करो। ये देखो 30 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 30 कितना हो गया, ये तो 90 हो गया, 90 प्लस 30 प्लस 30 60, तो कितना हो गया 150, 150 हो रहा है नहीं हो रहा अरे इतना 90 मान लो बेटा, ये 30 है, 30 कितना हो गया 60, 90 प्लस 60 150 हो रहा है ना। चलो इधर से निकालो, इधर से निकालो, वाइट है ये कितना 90, और इधर कितना, ये वाला कितना हो जाएगा 30 होगा, 60 नहीं होगा, अरे ये टोटल 90 है, तो ये 30 इधर है, इधर कितना हो गया नहीं आ रहा समझ में आया ना, ये टोटल 90 नहीं है बेटा, यहाँ तक ये कितना हो गया, इधर कितना 30, तो इधर वाला इसका कितना हो गया 60, चलो ये 90 हो गया, 60 प्लस 90 150 यही हो गया, हुआ ना।
यहाँ कितना बच गया फिर 60 कितना हो गया 150 प्लस 60 210 डिग्री हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा है ना। तो नियम क्या बोलता है 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है। तो कौन सा लगे आपको कौन सा नहीं इधर वाला इधर वाला ठीक है। तो कितना हो गया 150 डिग्री आ रहा है ना ऑलमोस्ट का समझ ठीक है। तो बेटा ऐसा अगर डायग्राम आया आपके पास बनाने के लिए बोला जाए तो ऐसा बना ठीक है ऐसे बन गया आसान है। इसको जब लाइन से सीख कर को बना लीजिए ऐसे दिक्कत नहीं होगी।